अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। मैंने इसकी स्टेटमेंट और तमाम पार्ट्स को नीचे नोट डाउन कर लिए, वहीं से हम इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे और फिर इसके तमाम पार्ट्स को इसी वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है। नीचे ए से लेकर एफ तक डिफरेंट पार्ट्स भी लिखे हुए नजर आ रहे हैं। पहले हम स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं, उसके बाद इन पार्ट्स को स्टार्ट करेंगे। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस इज अ वेल डिफाइंड सेट। तो आपको स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि आपने जस्ट स्टेट करना है, जस्ट बताना है कि नीचे दी गई कलेक्शंस जो कि डिफरेंट पार्ट्स की सूरत में दी गई हैं आपको, ये नीचे दी गई कलेक्शंस वेल डिफाइंड सेट हैं कि नहीं है। कलेक्शंस किसको बोलते हैं? जब भी आप मुख्तलिफ चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करते हैं तो हम उनको कलेक्शंस कहते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ए से लेकर एफ तक जो डिफरेंट पार्ट्स गिवन है, हर पार्ट जो है डिफरेंट कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इन्हीं को कलेक्शंस कहा गया है। यानी ए से लेकर एफ पार्ट के अंदर डिफरेंट कलेक्शंस के बारे में आपको बताया गया है और क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट भी इन्हीं चीज़ों के बारे में है कि ये कलेक्शंस वेल डिफाइंड सेट हैं कि नहीं है। यही चीज़ हमने स्टेट करके दिखानी है, यही चीज़ हमने बतानी है। तो अब देखें आगे लिखा हुआ है गिव अ रीजन फॉर ईच आंसर, और आपने जो आंसर करना है इन कलेक्शंस के हवाले से कि कौन सी कलेक्शन वेल डिफाइंड होगी और कौन सी नहीं होगी, उसकी रीजन भी बतानी है। अब आपको सबसे पहले वेल डिफाइंड की डेफिनेशन को समझना पड़ेगा, तभी आप इन पार्ट्स को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और वेल डिफाइंड की डेफिनेशन जो है वो सेट की डेफिनेशन के अंदर ही कवर हो जाती है, क्योंकि सेट की डेफिनेशन होती है कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। सेट हम एक ऐसे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को बोलते हैं। सेट हमें बेसिकली के अंदर आप कह सकते हैं ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि वेल डिफाइंड भी होते हैं और डिस्टिंक्ट भी होते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट होना, और वेल डिफाइंड का मतलब क्या होगा वो अभी मैं आपको यहां पर नीचे समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम वेल डिफाइंड को समझ लेते हैं ताकि हमारी सेट की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाए और हम बता पाएं कि ये कलेक्शन में से कौन सा वेल डिफाइंड सेट बनाएगा और कौन सा वेल डिफाइंड सेट नहीं बनाएगा, यानी वेल डिफाइंड सेट की कैटेगरी में फॉल करेगा और कौन सा नहीं करेगा। तो सबसे पहले आप देखिए नीचे वेल डिफाइंड की डेफिनेशन लिखी हुई है, एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स अबाउट विच एवरीवन हैज द सेम ओपिनियन। मैंने यहाँ पर एक रफ डेफिनेशन लिखी है जो आपको समझाना आसान रहे और जिसमें आपकी कोई भी कंफ्यूजन ना आए। अदरवाइज आप इस डेफिनेशन को डिफरेंट वे से भी देख सकते हैं, इसके डिफरेंट डेफिनेशंस एग्जिस्ट करती हैं। तो वेल डिफाइंड सेट या आप कह लें वेल डिफाइंड किसी भी चीज़ को हम तब कहेंगे कि जब सब लोगों का उसके बारे में सेम ओपिनियन हो। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स अबाउट विच एवरीवन हैज़ द सेम ओपिनियन। तो अगर किसी भी चीज़ के बारे में, किसी एलिमेंट के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट्स के बारे में, किसी कलेक्शंस के बारे में सब लोगों का एक जैसा ओपिनियन हो, सब लोगों की एक जैसी राय हो, तो तब आप उन चीज़ों को कहा करेंगे कि वो वेल डिफाइंड हैं। और आप इस तरह भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आप किसी एलिमेंट्स के बारे में ये बता पाएँ कि वो आपके सेट का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे, तब भी आप उनको कहेंगे कि वो वेल डिफाइंड है। और अगर आप किसी चीज़ के बारे में जो है ये फैसला नहीं कर पा रहे, आप उनका ओपिनियन नहीं देख पा रहे कि इनमें ये आपके सेट का पार्ट बनने चाहिए या नहीं बनना चाहिए, या इनके बारे में सबकी एक जैसी राय है या नहीं है, तो फिर आप देखेंगे कि वो वेल डिफाइंड नहीं हुआ करेंगी। सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हम वेल डिफाइंड कहा करेंगे जिसके बारे में सबका ओपिनियन एक जैसा, या जिसके बारे में आप कह लें आप फैसला कर पाएँ कि ये आपके सेट का पार्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो अब इसी डेफिनेशन को आपने जहन में रखना है, तो हम ऊपर वाले पार्ट्स को आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए आप ए पार्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ पीपल इन माई क्लास हु हैज़ 2 ब्रदर्स। अब पीपल का मतलब जनरली यहाँ पे लेना है, और मैं यहाँ पे अपने लिहाज से देखूँ बीइंग अ टीचर तो मैं कहूँगा कि मेरी क्लास में एक स्टूडेंट। आप अपने लिहाज से इसको सोचना चाहें तो आप कह सकते हैं आपकी क्लास का आपका कोई क्लासमेट, इस तरह आप भी समझ सकते हैं। दोनों चीज़ों में कोई बुराई नहीं है, जस्ट यहाँ पे स्टेटमेंट हमने समझनी है तो इसमें कोई भी इशू नहीं है। तो मैं अगर अपने एंड से देखूँ पढ़ने के लिहाज से कि मैं अगर बीइंग अ टीचर हूँ और मेरी क्लास में कोई स्टूडेंट है, तो मैं उस लिहाज से इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ कि मेरी क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट मौजूद है
हु हैज़ 2 ब्रदर्स, जिसके कितने भाई हैं, 2 भाई हैं। तो अब आप देखें ये स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है या नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल वेल डिफाइंड है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि मेरी क्लास में जो है कोई स्टूडेंट हो, उसके 2 भाई हों, और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके बारे में लोगों का ओपिनियन डिफरेंट हो। जाहिर बात है, अगर बीइंग अ मैथ्स टीचर फॉर एग्जांपल मेरे लिए एक स्टूडेंट मौजूद है जिसके 2 भाई हैं, तो कोई फिजिक्स टीचर क्लास में आएगा या कोई इंग्लिश टीचर आएगा, उसके लिए भी ये बात ऐसे ही रहेगी कि उस पर्सन के 2 भाई ही रहेंगे। यानी ये ऐसी स्टेटमेंट है जो बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, और एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके बारे में सबकी राय एक जैसी ही होगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि ए पार्ट के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है बिल्कुल वेल डिफाइंड सेट का पार्ट बनेगा। तो अब हमने इसके लिए एक डिस्क्रिप्शन फॉर्म में इसका आंसर लिखना है, वो मैं यहां पर नीचे लिख देता हूं। तो देखिए मैंने नीचे ए पार्ट का आंसर लिख दिया कि बात बिल्कुल ठीक है, स्टार्ट में लिखा हुआ है यस, और आगे लिखा हुआ है इट इज क्लियर वेदर समवन हैज़ 2 ब्रदर्स। तो कहने ये बात बिल्कुल ठीक है कि वाकई में ऐसा हो सकता है कि मेरी क्लास के अंदर कोई ऐसा स्टूडेंट एग्जिस्ट कर सकता है जिसके 2 भाई होंगे, और इसमें इस ओपिनियन में आप कह लें इस बात में किसी की भी 2 राय नहीं होंगी, सबके लिए ये ओपिनियन एक जैसा ही है, सबके लिए इस बारे में राय एक जैसी ही होगी। तो आप लिख देंगे यस इट इज़ क्लियर वेदर समवन हैज़ 2 ब्रदर्स। ठीक है, तो ये हमारे ए पार्ट का आंसर हो गया। अब हम बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट में भी ऐसा ही लिखा हुआ अ पीपल इन माई क्लास हु इज शाय। तो मैं अपने एंड से इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे बीइंग अ टीचर मेरी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट मौजूद है जो कि शाय है। अब देखिए ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके बारे में डिफरेंट ओपिनियन एग्जिस्ट कर सकता है। हो सकता है कि वो स्टूडेंट मेरे सामने शाय हो लेकिन बाकी टीचर्स के सामने शाय ना हो सकता है कि वो स्टूडेंट मेरे सामने शाय हो, आप लोगों के लिहाज से वो शाय ना हो, आप लोगों के लिहाज से देखें तो आप कहें कि ये तो बिल्कुल शाय नहीं है। तो इस बारे में ओपिनियन हो सकता है कि एक पर्सन आपके सामने शाय हो लेकिन दूसरों के सामने वो शाय ना हो। तो ये स्टेटमेंट को आप कहेंगे कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसके बारे में डिफरेंट ओपिनियन एग्जिस्ट करता है। तो हर वो चीज़ जिसके बारे में डिफरेंट ओपिनियन एग्जिस्ट करेगा या आप कह लें उसके बारे में एक जैसा ओपिनियन नहीं होगा, तो आप उसको वेल डिफाइंड नहीं कहा करेंगे। तो इसका मतलब ये जो बी वाली स्टेटमेंट है ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसका आंसर भी हम एक ही तरह यहां पर नीचे कोट कर देते हैं। तो देखिए मैंने नीचे बी पार्ट का भी आंसर कोड कर दिया है, तो इसका आंसर है नो, कि ये वेल डिफाइंड सेट का तो पार्ट नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है इसके बारे में डिफरेंट ओपिनियन एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो मैंने आगे यही लिखा है नो, आगे रीजन दिए समवन मे बी कंसीडर्ड शाय टू सम बट नॉट टू अदर्स। बिल्कुल, तो ऐसी चीज़ पॉसिबल है कि कोई पर्सन किसी के लिहाज से शाय हो सकता है और किसी दूसरे के लिहाज से वो शाय नहीं भी हो सकता। जिस तरह मैंने आपको समझा दिया है कि हो सकता है अगर मेरी क्लास में कोई स्टूडेंट ऐसा है जो मेरे लिहाज से शाय है लेकिन बाकी टीचर्स के लिहाज से वो शाय नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मौजूद है। तो इसलिए हम इसको वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे और आंसर लिख देंगे कि नो समवन मे बी कंसीडर्ड शाय टू सम बट नॉट टू अदर्स। तो ये हो गया बी पार्ट का आंसर। अब चलते हैं सी पार्ट के ऊपर। तो सी पार्ट में लिखा हुआ है अ टीवी एक्टर हु इज़ वेल लाइक्ड बाय माई क्लासमेट्स। अब देखें यहाँ पर आपके एंड से चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि लेट से आपके क्लासमेट्स के अंदर कोई एक्टर ऐसा है जो कि सब जो क्लासमेट्स हैं उसको पसंद करते हो। तो देखिए यहाँ पे भी ओपिनियन एग्जिस्ट करता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट करता है। हो सकता है कि आपकी क्लास के अंदर किसी एक आपके क्लासमेट को वो टीवी एक्टर पसंद हो और बाकियों को पसंद ना हो। ये ज़रूरी तो नहीं है कि एक टीवी एक्टर जो है वो सभी क्लासमेट्स को हमेशा पसंद हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है किसी को पसंद हो, किसी को कोई और टीवी एक्टर पसंद हो। तो यहां पे भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मौजूद है। तो आप कहेंगे कि ये स्टेटमेंट भी वेल डिफाइंड सेट नहीं बनाती, ये कलेक्शन भी वेल डिफाइंड सेट नहीं बनाती। और इसका आंसर भी नीचे कोट कर देता हूं। तो देखिए मैंने नीचे सी वाले पार्ट का भी आंसर लिख दिया है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, नो, और आगे रीजन भी लिख दिया है कि एन एक्टर मे बी वेल लाइक्ड बाय सम बट नॉट अदर्स। वही जैसा मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि एक एक्टर जो है कुछ लोगों को पसंद आए और कुछ लोगों को ना पसंद आए। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि एक क्लास में सारे लोग एक ही एक्टर को पसंद कर रहे हों। ऐसा ओपिनियन डिफरेंस एग्जिस्ट कर सकता है कि किसी एक को पसंद ना आए, किसी ज़्यादा को पसंद ना आए, या किसी आप कह लें बाकी सबको कोई और पसंद आ जाए। तो ये चीज़ें एग्जिस्ट कर सकती हैं, यहाँ पे ओपिनियन डिफरेंट एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए हम सी पार्ट को कहेंगे कि ये स्टेटमेंट वेल डिफाइंड सेट वाली के कैटेगरी में फॉल नहीं करती। तो आगे चलते हैं डी पार्ट की तरफ। तो डी पार्ट में लिखा हुआ है अ डिश वेल लाइक्ड बाय माई फैमिली मेंबर्स। तो आप अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक ऐसी डिश है जो कि सारे ही मेरे फैमिली मेंबर्स को पसंद है। अब देखिए यहाँ पे भी ओपिनियन डिफरेंट एग्जिस्ट करता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक डिश आपकी पूरी फैमिली मेंबर्स को ही पसंद हो सकता है कि आपको पसंद हो लेकिन आप ही के किसी कज़न को लेट से पसंद ना हो, आप ही के किसी डिफरेंट फैमिली मेंबर्स को पसंद ना हो। तो ये भी बड़ी ईजी स्टेटमेंट है कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि एक डिश आपकी पूरी फैमिली मेंबर्स को पसंद आ जाए और सबकी उसके बारे में राय एक जैसी हो। और ऐसा आपने देखा भी है अपनी डेली लाइफ में, आप देखते भी हैं कि एक डिश एक को पसंद होती है और कभी कभार वही डिश दूसरे को पसंद नहीं होती, उसको कोई डिफरेंट डिश पसंद होती है। तो डी पार्ट को भी आप कहेंगे कि ये कलेक्शन भी एक वेल डिफाइंड सेट की कैटेगरी में फॉल नहीं करती। और इसकी भी नीचे मैं रीजन लिख देता हूं।
तो देखिए नीचे मैंने डी पार्ट का भी आंसर लिख दिया है, तो इसका आंसर होगा नो, अ डिश मे बी वेल लाइक्ड बाय सम बट नॉट अदर्स। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने ऊपर भी समझाना चाहिए, वही चीज़ यहाँ पे नीचे लिखी है कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि एक डिश कुछ लोगों को पसंद हो और बाकियों को पसंद ना हो। तो ये चीज़ इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि नो इसका आंसर है ये, और आगे अ डिश मे बी वेल लाइक्ड बाय सम बट नॉट अदर्स इसकी रीज़न है। तो यहाँ पर ये डी पार्ट भी फिनिश हुआ। अब कर लेते हैं ई पार्ट को। अब ई पार्ट में लिखा हुआ है अ टेक्स्ट बुक यूज्ड इन माय स्कूल। एक टेक्स्ट बुक है जो कि मेरे स्कूल में पढ़ाई जा रही है, मेरे स्कूल में यूज हो रही है। अब देखिए ये स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है, और ये क्यों वेल डिफाइंड है, क्योंकि आप नोटिस करेंगे कि जितने भी स्कूल्स हैं उनके अंदर एक जैसा ही करिकुलम पढ़ाया जा रहा है। मतलब पूरे स्कूल में ऐसा नहीं है कि लेट्स से 5th ग्रेड को जो मैथ्स की बुक लगी हुई है वो उसी सेम 5th ग्रेड की किसी डिफरेंट सेक्शन को नहीं लगी हुई। यानी सारे 5th ग्रेड को एक जैसी बुक है, सारे 6th ग्रेड को एक जैसी बुक है। यानी एक जैसी का मतलब जो उनके स्टैंडर्ड के लिहाज से, उनके ग्रेड के लिहाज से। तो जो भी टेक्स्ट बुक स्कूल में यूज हो रही है वो ऐसा नहीं है कि एक 5th ग्रेड में एक सेक्शन के अंदर डिफरेंट है और दूसरे वाले 5th ग्रेड में सेक्शन डिफरेंट है। तमाम 6 ग्रेड के लिए एक जैसी बुक, तमाम 5 ग्रेड के लिए एक जैसी बुक। तो ये चीज़ वेल डिफाइंड है, इसके बारे में सबका ओपिनियन एक जैसा होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं लेट से बीइंग अ टीचर कहूँ कि जी मैं जिस क्लास को पढ़ा रहा हूँ उसमें मैथ डिफरेंट है और उसी सेम ग्रेड के डिफरेंट सेक्शन को मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसमें मैथ्स की बुक डिफरेंट है। तो स्कूल्स के अंदर जो ग्रेड्स होते हैं उनके जो डिफरेंट सेक्शन होते हैं उनके अंदर एक जैसी ही बुक इन्वॉल्व होती है, एक जैसी बुक करिकुलम के तौर पर पढ़ाई जा रही होती है। तो हम इसलिए कहेंगे कि ई पार्ट जो है ये एक वेल डिफाइंड सेट का पार्ट बनेगी, क्योंकि ये कलेक्शन एक वेल डिफाइंड है। तो इसलिए हम ई पार्ट का आंसर भी नीचे लिख देते हैं इसी तरीके से। तो देखिए मैंने नीचे ई पार्ट का भी आंसर लिख दिया कि यस ये बिल्कुल एक वेल डिफाइंड कलेक्शन आप कह लें। इट इज़ क्लियर वेदर अ टेक्स्ट बुक इज़ यूज इन द स्कूल, और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि कोई टेक्स्ट बुक आपके स्कूल में यूज़ हो रही है या नहीं हो रही, इसके बारे में सबका ओपिनियन एक जैसा ही होगा। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि एक बुक लेट से आपकी क्लास में पढ़ाई जा रही है और दूसरा बंदा उससे एग्री नहीं कर रहा। तो जाहिर बात है एक स्कूल में जो करिकुलम फॉलो हो रहा होता है वो सबके लिए बड़ी क्लियर बात होती है, उसके बारे में सबका ओपिनियन एक जैसा ही होता है। तो ई पार्ट भी हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया। अब लाइक लास्ट पार्ट एफ पार्ट है, तो लिखा हुआ है दी मोस्ट अट्रैक्टिव एक्टर ऑफ हॉलीवुड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि फॉर एग्जांपल आप इसको अपनी क्लास के लिहाज से एग्जांपल को ले लें। आप इन चीज़ों को किसी भी तरीके से समझ सकते हैं और ज़रूरी नहीं नीचे जो आंसर्स मैंने लिखे हैं आप इसी तरीके से इनको कोट करें। आप इनकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को चेंज भी कर सकते हैं। ओवरऑल येस और नो तो ज़ाहिर बात ऐसे ही रहेगा, लेकिन आप रीजनिंग को और भी डिफाइन कर सकते हैं अपने तरीके से। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि दी मोस्ट अट्रैक्टिव एक्टर ऑफ हॉलीवुड। अब देखिए ये बात, ये वाली स्टेटमेंट भी जो है एक आप कह लें बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट नहीं है। इसके बारे में तो आराम से ओपिनियन आप कह सकते हैं डिफरेंट हो सकता है किसी पर्सन के लिहाज से कोई खास एक्टर ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और किसी डिफरेंट पर्सन के लिहाज से वही एक्टर कम अट्रैक्टिव हो सकता है किसी की पसंद कोई और हो सकता है किसी और की पसंद कोई और हो। तो आप इसके बारे में क्लियर नहीं कह सकते। आप यही कह सकते हैं कि लेट्स से अगर कोई पाकिस्तानी है फॉर एग्जांपल, तो वो कहता है कि जी पाकिस्तानी जो एक्टर्स हैं ना वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, और कोई पर्सन लेट्स से कहता है कि लेट्स से इंडियन एक्टर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। तो राय डिफरेंट हो सकती है, ओपिनियन डिफरेंट एग्जिस्ट कर सकता है। और अगर यहाँ पे हॉलीवुड की बात की जा रही है तो डेफिनेटली इधर भी ऐसा ही होगा। तो इधर भी डिफरेंट ओपिनियन एग्जिस्ट कर सकता है कि किसी पर्सन के लिहाज से कोई एक्टर ज़्यादा अट्रैक्टिव है और किसी के लिहाज से कोई दूसरा ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो ये स्टेटमेंट क्लियर नहीं है, इसके बारे में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मौजूद है। आप कह लें इसके बारे में डिफरेंट ओपिनियन एग्जिस्ट करता है, तो हम इसको वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं कहेंगे और ना ही इसको उस कलेक्शन में काउंट करेंगे कि जो वेल डिफाइंड सेट को कंस्ट्रक्ट करें। तो इसलिए हम इसका आंसर लिख देंगे नो, और आगे इसकी रीजन भी लिख देंगे जो मैं नीचे लिख के दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए मैंने नीचे लास्ट वाले पार्ट का भी आंसर लिख दिया जिस तरह आपको समझाया। तो इसका आंसर होगा नो, एन एक्टर मे बी कंसिडर्ड मोस्ट अट्रैक्टिव टू सम बट नॉट टू अदर्स। जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि कोई एक खास एक्टर किसी खास के लिहाज से अट्रैक्टिव हो लेकिन किसी दूसरे की राय डिफरेंट हो, वो उसको अट्रैक्टिव में कंसिडर ना करता हो। तो इसलिए हम इसको वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। तो इसका आंसर यही लिखेंगे नो, एन एक्टर मे बी कंसिडर्ड मोस्ट अट्रैक्टिव टू सम बट नॉट टू अदर्स। तो ये सारे आंसर्स थे इसके ऊपर दिए गए पार्ट्स के, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अगेन जिस तरह मैंने आपको चीज़ों को समझाया आप इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। येस और नो का आंसर तो ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन आप इनको डिफाइन अपने लिहाज से कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल उसी तरह डिफाइन करें जैसे मैं डिफाइन कर रहा हूं। आप इसको डिफरेंट तरीके से भी करेंगे तो तब भी आपका आंसर करेक्ट लिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको वेल डिफाइंड की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।